हेलो हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही है क्या? राधे राधे सर। जय हो। कैसे हैं सर? बढ़िया 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 बढ़िया, आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड जय मॉर्निंग। श्री गुड। राम। जय श्री ये राम। तो गुड रात मॉर्निंग। दिया तो क्या दिया। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड राम मॉर्निंग। राम सर। जय हो। सर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं हो रही बेटा अभी। सर हमारे यहाँ कल रात से हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। कहाँ? मथुरा में? गाजीपुर में। गाजीपुर में? सर ओके फिर ओके। भी हम लोग आए हैं डेडिकेशन देखने। अरे भाई गुड बहुत। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गाजीपुर पाठशाला में पढ़ने वाला माहौल है, पता चलता है देख के। बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर जौनपुर में बहुत बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जौनपुर में बहुत तेज हो रही बारिश। यस सर। बहुत कम लोग आए हैं आज। सर आज भी आपकी 2 क्लास लगेंगी। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मुझे भी मॉर्निंग। लगा था। सर लगा। आज आपकी 2 क्लास हैं। तो तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? नहीं सर एक। इतनी फिजिक्स एक साथ नहीं पढ़ी जाती। हाँ यार, बट आई थिंक। नहीं होता है सर। हाँ, आई चलो अंडरस्टैंड। फिर राधे राधे सर। राधे सर राधे। पर आपके रहते पढ़ ली जाती है। हाँ हाँ। नहीं, फिजिक्स थोड़ा इतना एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल, बट हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। सर इस चक्कर में तो सूरज भी नहीं आया। सूरज नहीं आया? इसी चक्कर में नहीं आया क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो आया है सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। तो देखिए, जो कल लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पढ़ रहे थे। तो उसको मैं थोड़ा सा, जो लास्ट में 15-20 मिनट का डिस्कशन हुआ था, मैं उसको फिर से एक क्विक रिकैप दूंगा आपको, ताकि आप समझ पाए। उससे पहले एक कुछ सवाल है बच्चों, जल्दी से आप कर लीजिए। एक तो पहले बहुत आसान सा। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं आप, सही गलत ठीक है, कोई बात नहीं। काफी समय हो गया बच्चों, आंसर नहीं आ रहे। मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? ये बच्चों मेरे बिना मदद के आप लोग कर सकते हो, मतलब इसमें मेरी। 6 सेकेंड्स। 6 सर सेकेंड्स। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी सर। सर ऑप्शन डी। ओके। चलिए, और लोग भी थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी आप में से जो भी कंफर्टेबल हो बताना चाहे, शेयर करना चाहे, आपने फॉर्मूला क्या यूज किया है कि ड्रॉप करते हैं? सर टी इक्वल टू 2u/g और सर नोन पे g की वैल्यू g/6 होती है, उसकी दिखाई इक्वल कर दें। A stone dropped from a height h reaches the ground in 1 second। बच्चों तो आप अंडर मतलब 2u/g क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें तो देखिए बोला गया है कि एक h हाइट से रिलीज किया जाता है। ठीक है, आप लोग हो सकता है u/g यूज किया है। हम्म, ठीक है। तो जैसे यहां से तो ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपने, और 1 सेकंड में जाके वो हिट कर देता है सरफेस को, तो टाइम बराबर 1 सेकंड दिया है। तो इसके आपने u/g करा, तो फिर वहां से u की वैल्यू आई, ऐसा? बताइए बताइए, जो भी आप लोगों ने सोचा हो, मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि। सर t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g करके ले लिया, मतलब t1 इज इक्वल्स ओके। t1/t2 इज इक्वल्स टू g2/g1 करके ले लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऑप्शन लगा के आपको या सेम है ना, तो सर वो फॉर्मूला लगाएंगे √2h/g। अभी तो आप डी कह रहे थे बेटा। नहीं सर, क्योंकि सर यहाँ पे हाइट दिया ना, मैं हम्म वैल्यू तो दी नहीं बोलेगी।
देखिए दो दो एक्सप्लेनेशन आए बच्चों, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे। अच्छा लगा समझ के आप लोग का भी, मैं अच्छा हुआ आप लोगों से पूछ लिया, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता। अच्छा हुआ। एक थॉट प्रोसेस ये आया कि सर एक काम करिए, t बराबर √2h/g लगाइए। और एक थॉट प्रोसेस कह रहा है कि सर एक काम करिए, t बराबर u/g लगाइए। तो इस वाले थॉट प्रोसेस से t जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g होगा, और इस वाले थॉट प्रोसेस से t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होगा। तो देखिए दो आंसर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, एक 6 सेकंड भी है और एक √6 सेकंड है। अब आप बताइए कि कौन सा वाला मेथड सही है, पहला वाला या दूसरा वाला या दोनों? क्या क्या लग रहा है आपको? पहला वाला सही है सर। पहला वाला सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गड़बड़ क्यों है? ठीक है, पहला वाला सही है, एकदम करेक्ट बात है, ये सही मेथड है, बट दूसरे वाले में गड़बड़ क्या है? क्योंकि सर यहाँ पे जब हम वो बॉडी नीचे कर रही होगी सर, तो यहाँ ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, चेंज होगी तो सर मूव पे भी तो हर सेकंड पे चेंज होगी। एब्सोल्युटली। देखिए ये लॉजिक देना कि सर हमें स्पीड नहीं पता, ये तो स्पीड नहीं पता तो निकाल लेंगे, है ना, टाइम पता है, स्पीड पता। कारण ये है कि ये वाला नहीं यूज कर सकते क्योंकि u कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जिस स्पीड से अर्थ पे टकराएगा और जिस स्पीड से मून पे टकराएगा वो दोनों अलग अलग होंगे, तो ये कांस्टेंट नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड गलत हो जाएगा, यही वाला लगाना होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों में सेम रखा है, मून की सरफेस पे भी अर्थ की सरफेस पे भी। तो ये वाली बात कहना सही रहेगा क्योंकि ये तो सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g हो जाएगा। तो अब जो भी आपको है, तो जैसे अर्थ की सरफेस पे टाइम टू मून की सरफेस पे टाइम, ये बराबर हो जाएगा √ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है, तो ये आ जाएगा 1/6, तो 1/√6। तो जो मून पे गिरने का समय होगा वो √6 इंटू टाइम ऑन अर्थ, जो कि 1 सेकंड दिया हुआ है, तो √6 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही रहेगा, डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं लिख पाए थे नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में बच्चों थोड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहा था, तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा उसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी, फिर उस पर बेस्ड एक आध सवाल करेंगे, फिर आज का कॉन्सेप्ट डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको दो पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया था, -G m1m2/r। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों निगेटिव साइन, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये तो डिस्टेंस r पे, और इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मतलब अगर आप दो पार्टिकल्स का सिस्टम बना रहे हैं, ग्रेविटेशन केवल दो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उन दो पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और इन्फिनिटी पे 0 है, मतलब जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, है ना, और नेगेटिव होती जाएगी, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे जब उनके बीच की दूरी हाईएस्ट होगी। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ, मतलब फिर इसमें मतलब दो पार्टिकल के लिए इतना, तो तीन के लिए कितना होगा, चार के लिए कितना होगा, तो उसमें फिर मैंने बताया था कि आप पेयर्स बना लीजिए और हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अर्थ, चूंकि अर्थ का हमारा सिलेबस में बहुत सेपरेटली मेंशन है, तो अर्थ के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई पार्टिकल है m मास का, वो अर्थ की सरफेस पे रखा है, और फिर उसको h हाइट आप ऊपर ले गए अर्थ की सरफेस से, ठीक है, यहां पे ले गए पार्टिकल मास m को h हाइट अर्थ की सरफेस से ऊपर ले गए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा मदद करेंगे क्या? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल, क्या आया था फॉर्मूला? 1+h/re, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक थोड़ा थोड़ा कुछ सवाल बताइए, मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, ये इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, ये जो वैल्यू है? पार्टिकल में चेंज, ये सिस्टम में है बच्चों, पार्टिकल में नहीं है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए,
जब हम लोग mgh लिखते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा सिस्टम की होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो भी सिस्टम होगी, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं बनता है, हमेशा दो, एटलीस्ट दो चीजें होंगी जिनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर ऐसा क्यों, कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि जैसे अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल पे अगर है तो उसका कुछ फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स कौन लगाया होगा? अर्थ लगाई होगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की आती है, क्योंकि एक चीज अकेले खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती। अब उस पे फोर्स लगा होगा, वो मूव की होगी, तो किसी एजेंट या कोई दूसरी चीज होगी जिसने फोर्स लगा के मोशन कराया होगा। जैसे यहाँ पे पार्टिकल था, एक्सटर्नल एजेंट ने इसको उठा के यहाँ पे यहाँ से यहाँ रखा, ठीक है, या ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो अगर अकेला पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा, वो किसके अगेंस्ट मूव कर रहा है? किसी चीज के अगेंस्ट नहीं। जब वो यहां से यहां गया तो अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको खींच रही थी, फिर वो यहां से यहां मूव किया, ठीक है, तो अर्थ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया है वो पूरे सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहां से दो चीजें और बताई थी कि कभी कभार सवालों में ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ देता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ देता है। तो जैसे मैं पूछूं आपसे कि एक पार्टिकल है एम मास का अर्थ की सरफेस पे, उसको h हाइट ऊपर ले गए हैं, बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा? तो क्या आप अंतर लाएंगे, क्या करेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा? ये सेम फॉर्मूला आएगा या इसमें कुछ आप सेम? हाँ, ग्रेविटेशन वाले में माइनस आ जाएगा, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन re, और ग्रेविटेशन वाले में माइनस आएगा, माइनस mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन re। सर एक बात बताइए, सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, नेगेटिव क्यों है? इसका कोई कारण बताना चाहेगा बच्चों कि ये माइनस क्यों है? कोई भी आप में से बताना चाहे कि सर ये इस वजह से माइनस है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा और इसको बताएंगे आप? अट्रैक्टिव फोर्स है, सही बात है, तो फोर्स इधर लग रहा है, और बच्चों देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, किसके अगेंस्ट बेटा? डिस्प्लेसमेंट के, है ना। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बता दीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो फॉर्मूला हो गया। और एक बेसिक से भी बता सकते हैं ग्रेविटी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसलिए माइनस आ रहा है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, उसका कारण ये है कि ग्रेविटी इधर लग रही है और एक्सटर्नल एजेंट आपने उतना उधर फोर्स लगा दिया है। तो एक्सटर्नल एजेंट के केस में क्या हो जाता है, इसका कारण समझाएंगे क्या, इसका क्यों पॉजिटिव आ रहा है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन? बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। चलिए काफी डिस्कशन हो गया, एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, कल की क्लास में भी किया था। टैगिंग से परेशान मत होइएगा, बहुत आसान सवाल है। सर ऑप्शन सी 2/3 mgr। सर सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक ठीक, ओके। सर 2mgr बाय 2, सर सी ऑप्शन। सी आ रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। ठीक बच्चों, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन re। तो इन्होंने बोला है कि जो हाइट है वो हम लोग ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ले जा रहे हैं, तो 2re और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, मेरे हिसाब से बच्चों 2/3 mg आ रही है, ऑप्शन डी आ रहा है। डी आ रहा है ऑप्शन डी सर। बच्चों, मेरे हिसाब से तो 2mgre/3 ये आएगा, देख लो, अगर मैंने कुछ तुम लोग को लग रहा है कि सर इसमें ये नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए, तो डिस्कशन कर लो। बाकी मेरे हिसाब से भी तो सी आ रहा है भाई, बॉडी ऑफ मास टेकन फ्रॉम अ सरफेस टू हाइट h इक्वल टू द ट्वाइस, हाँ सही लिखा है बच्चों सब कुछ।
चलिए तो एक सेकंड क्वेश्चन रख रहा लिखिए 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 सर अभी नहीं हुआ लिखिए लिखिए। फिर एक बार आप बैकस्लैश कर दो ना हम्म, ये लिख लीजिए, फिर मैं कर देता हूँ बैक स्लाइड। ये सही है हो गया ओके, सबका हो गया बच्चों? चेंज कर दूं स्लाइड? ठीक। इससे पहले वाली थैंक यू सर हो गया चलिए थोड़ा सा और बच्चों इसमें एक कॉन्सेप्ट करना है। चलिए बच्चों, ये मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं सवाल, इसको करने में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। सवाल नहीं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ही है। इसका मैं बाद में एक रिजल्ट निकलवाऊंगा और फिर याद रखेंगे हम लोग इसको। तो ये नोट या फॉर्मूला करके आप करिएगा। The velocity required to project a particle to a height h from Earth surface. मैं अगर किसी को समस्या है समझने में तो मैं समझा देता हूं। एक पार्टिकल है, उसको अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करना है हमें, ठीक है? तो आपको बताना है कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें सच दैट वो अर्थ की सरफेस से h हाइट तक ऊपर पहुंच जाए। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि वो अर्थ की सरफेस से h हाइट तक ऊपर पहुंच जाए। एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं समझाता हूँ। सर सर यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप फिर लाइव करवा सकते हैं क्लास? इंटरनेट इशू आ रहा है क्या? नो सर सर यहाँ बारिश हो रही है ना तो कोई आ नहीं पाया है ओके, तो फिर इस वजह से ठीक है, मैं एक बार बोलता हूँ। नहीं, ये ठीक है। तो इसमें आपका पूरा सब कुछ अंडर रूट में है या केवल अंडर रूट में ऊपर वाला न्यूमरेटर बस है? ओके, ठीक। लाइव के लिए बोल दिया बेटा, अगर होता है तो मैं बताता हूँ। सर अंडर रूट 2GH ब्रैकेट में 1 माइनस 2H अपॉन R अंडर रूट 2GH ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2H अपॉन R 2H अपॉन R होल अंडर रूट अंडर रूट के अंदर सर 2GH अपॉन 1 प्लस H अपॉन R। ओके, ठीक है बच्चों। और किसी का आया है बताना चाहे कोई अगर तो? ठीक है, जिनका आ गया बहुत बढ़िया। बच्चों इसमें थोड़ा सा हिंट ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है ना? कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहेगी, देखिए बेटा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर लिखिएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में आप लिखिएगा इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनल मैकेनिकल में लिखिएगा फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। जब वो मैक्सिमम h हाइट तक पहुंच जाएगा तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं यूएफ ही लिखे रहने देता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी से आप प्रोजेक्ट करेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं ui ही रहने देता हूं। अब उधर ले जाइए बच्चों ui को, तो ये बन जाएगा uf माइनस ui।
ये बन गया यूएफ माइनस यूआई बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यूआई को इधर भेज दिया तो यूएफ माइनस यूआई बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। वो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी पार्टिकल को आप h हाइट तक ऊपर उठाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ये अभी हम लोगों ने निकाला है, वो होगा mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन आर ई। अभी जस्ट डिराइव किया है, इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और ये बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, जो v की वैल्यू आ जाएगी होल स्क्वायर रूट 2gh, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन आर ई। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया था, गुड। जिनका गड़बड़ था देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है और कहां पे मिस्टेक हुई है उसको सुधारिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपका सही है तो मेरे से डिस्कशन कर लीजिए। ये बाकी फॉर्मूला आपके बच्चों जाएगा। इसमें जो गौर करने वाली चीज है, मास जिस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप 10 किलो के पार्टिकल को फेंकिए एच हाइट तक, या 5 किलो के या 1 किलो के, सबके लिए सेम स्पीड आपको देनी पड़ेगी। जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। v बराबर अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन आर ई। सर बोलिए। सर ये भी मास पे डिपेंडेंट है सर, ये तो सिर्फ सरफेस से होगा ना, अगर हम सरफेस से फेंकेंगे तभी, वरना अगर हम सेंटर से फेंकेंगे तो कुछ वो ग्रेविटेशन फोर्स भी रहेगी ना। नहीं नहीं नहीं, कहीं से फेंकिए, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं एक सवाल लूंगा अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाने के बाद, जहां पे सेंटर से या मैं यहां से मिड ऑफ द अर्थ से प्रोजेक्ट करेंगे। हर केस में देखेंगे आप कि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सरफेस से फेंकें, यहाँ पे टनल खींच के यहां से फेंकें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ के अंदर से फेंके, बाहर से फेंके, और थोड़ा दूर से फेंके, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास हर बार कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। और कोई कुछ कहना चाहे? ठीक है, अब इसी बच्चों एक सवाल लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, समझिए। अगर इस यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि एक पार्टिकल को h हाइट से रिलीज कर दिया गया, बताइए वो अर्थ की सरफेस पे कितने स्पीड से आके टकराएगा, तो सेम फॉर्मूला ही लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कि इतनी हाइट से रिलीज कर दिया, अब बताइए अर्थ की सतह पे, अर्थ की सरफेस पे कितनी स्पीड से जाके टकराएगा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस चीज को लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला if we release the particle from height h, ठीक है, this, so the speed with which it will hit the ground or earth will use the same formula. एक बार रिपीट करना बोला जाता है। हाँ, मैं ये लिख लिया आपने, फिर मैं बोल दूंगा वो लास्ट वाला पॉइंट। यस सर, लिख लिया। हाँ, तो जो मैं कह रहा था लिखिए, इफ वी, हाँ मैं बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं। इफ वी release particle, if we release particle, if we release particle from height h, if we release particle from height h above earth surface, if we release particle from height h above earth surface, it will hit, it will hit, it will hit it will hit earth, it will hit earth with the speed v is equal to under root 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन आर। तो इट विल हिट द अर्थ विद द स्पीड, और फिर से यही फॉर्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर में जो एम है वो कौन सा है? वो m पार्टिकल का है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अभी नहीं हुआ था हम्म सर, हम्म तो कुछ पूछना है सर। बोलिए।
सर जब हम पहले पढ़ रहे थे 1D 2D में सर वहाँ पे भी जगह अंडर रूट 2GH ले लेते हैं सर वहाँ मेन वाले फॉर्मूले को बात क्यों नहीं कर रहे थे यहाँ पे अलग है सर ना फिर से बोलिए, जब हम लोग 1D 2D पढ़ रहे थे तो हम लोग सीधे अंडर रूट 2GH ले लेते थे। हाँ सही बात है, आगे बताइए फिर, डाउट क्या है आपका? सर वहाँ पे क्यों नहीं सर यूज कर रहे थे फॉर्मूले को अच्छा अच्छा, ओके ओके बच्चों, कोई हाँ इसका कोई आंसर देना चाहेगा कि सर पहले तो आप अंडर रूट 2GH सीधे लिख देते थे, अब आप कह रहे हैं कि अंडर रूट 2GH में 1 + h/r ही आएगा, ये फॉर्मूला बदल क्यों गया, क्या कारण है इसका? तो वहाँ पे h काफी ज्यादा छोटा रहता था आर से तो लिख लेते पहले थे। आर ये को तो आर पूरा- को आर को नहीं कंसिडर, देखिए 2-3 आंसर मिल रहे हैं पर अभी मुझे सही से कुछ, एक तो कह रहे हैं कि सर यहाँ पे एच जो है ना वो कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, बड़ा है काफी, कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है, ये है एक वन ऑफ द रीजन। और दूसरा क्या आप कह रहे थे? अंडर रूट 2GH क्यों नहीं लगा देते डायरेक्ट फॉर्मूला और सब कुछ, क्यों ये सब अंडर रूट 2GH और 1 + h/r ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो सरफेस के लिए वेट होता है ना। वो सरफेस के लिए, जो है हाइट के साथ ये मेन रीजन है एक्चुअली। देखिए जो जी है ना वहां पे कांस्टेंट मान के चलते थे हम लोग, अजम्पशन में लिखते थे कि जी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर जी कांस्टेंट है तो आप अंडर रूट 2GH लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं जी की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो सर ये जी कौन सा है? ये जी वहां पे सरफेस पे जो जी की वैल्यू वो है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू चेंज होगी, जब वहां पे चूंकि h कंपेरेबल नहीं था, h बहुत छोटा था रेडियस ऑफ अर्थ से, तो वहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, जी को आप कांस्टेंट मान के भी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर मोमेंट पे जी चेंज हो रहा है, तो हम लोग जी को कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सर हाँ इसी क्वेश्चन में हाँ अगर सेंटर से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाएगा हाँ हाँ तो हाँ, वहाँ h की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। सेंटर से अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, ये सरफेस से है ना। अगर आप सेंटर से फेंकेंगे या कहीं यहां अंदर से फेंकेंगे तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, फिर आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ये तब की सिचुएशन है जब सरफेस से आप फेंक रहे हैं तो एच हाइट तक जाएगी। हाँ बोलिए बोलिए। तो फिर तो है ना काइनेटिक्स की एक भी इक्वेशन भी वो नहीं होगी ना। जहां जहां आपने जी को कांस्टेंट लिया है वो सब कुछ वैलिड नहीं होगा, यानी मोशन इन 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन वो सब कुछ यहाँ पे वैलिड नहीं है। ओके सर सर बोलिए। सर ये आप बोल रहे थे यहाँ पे जी वैरी कर रही है सर हम जी की जगह वो फॉर्मूला भी लिख सकते थे अंडर रूट 2h ब्रैकेट में लिख दें जी डॉट ब्रैकेट में 1 - 2h/r होता है क्योंकि हाइट का जो ब्रैकेट में फिर निकालते हैं तो हाँ आप चाहें तो जी की जगह लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला लिखिएगा, अप्रोक्सीमेशन वाला मत लिखिएगा। ओरिजिनल वाला कौन सा? GME/RE+H का होल स्क्वायर, वो लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये वाले फॉर्मूला से वाला फॉर्मूला डेराइव है ना। इस वाले फॉर्मूले से जो कांस्टेंट जी वाला है, यस सर हाँ हाँ, अगर आप देखो वो बन जाएगा, अगर इसी वाले फॉर्मूले में हम लोग बोल दें कि h जो है वो बहुत छोटा है RE से, तो H/RE जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, ठीक है, अगर बहुत छोटा हो गया 1 से तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपेरेटिवली, तो फिर अंडर रूट 2GH बन जाएगा फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो इसीलिए आपका जो लॉजिक दिया था आपने कि h बहुत छोटा है RE से, वो सही है ना, पर h बहुत छोटा है RE से, उसकी वजह से वहां पे जी को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर पा रहे थे, जब h और RE कंपेरेबल हो जाएंगे तो जी को कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर पाएंगे, इसलिए हमें पूरा बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलिए बच्चों, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इस पे फॉर्मूले पे बेस्ड मैं कुछ सवाल ले लेता हूं आपसे। अंधेरा कायम हो गया सर। क्या हो गया बेटा? अंधेरा कायम हो गया जो लाइट चली गई? हाँ यार, बहुत अच्छा टीचर है सर। सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके द फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अंडर रूट जी आर सर फर्स्ट ऑप्शन ठीक, ऑप्शन ए ऑप्शन ए। बच्चे सारे लोग सॉल्व कर लीजिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सर ऑप्शन ए।
V बराबर सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय 1 प्लस H अपॉन RE। तो कितनी हाइट से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, R से ही रिलीज कर रहे हैं, तो अंडर रूट 2GR डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 कैंसिल होके अंडर रूट GR आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक और सवाल ले रहा हूं बच्चों जिसमें आप लोग सोचिएगा कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आपके पास फॉर्मूला भी है, बेसिक मेथड भी मैंने बता दिया है। तो ये जो रिजल्ट आता है एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। तो जैसे आपको नहीं याद रहता है ये वाला फॉर्मूला, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के उसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। H की जगह यहाँ पे R रखा है, H बराबर R, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट से पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए बच्चों, अगर इस सवाल में मैं ये कह देता कि पार्टिकल को H हाइट से हम लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा बोल देता कि H हाइट से पार्टिकल को रिलीज नहीं कर रहे हैं, यहां से पार्टिकल को अर्थ की तरफ अंडर रूट 2GR स्पीड देके फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिर मत लगाइएगा, लगा सकते हैं तब भी ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं कह दूं आपको कि पार्टिकल की मतलब जो अर्थ की सरफेस है वहां से 2RE ऊपर से एक पार्टिकल को अर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडर रूट 2GR से, तो बताइए। हाँ, ये नहीं लगा पाएंगे, मतलब हाँ ये वाला फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा, फिर तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस सवाल को? एनर्जी कंजर्वेशन, एकदम बहुत बहुत बढ़िया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा। और हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, लेकिन आप हमेशा mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन RE लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये आप हमेशा वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर h हाइट ऊपर है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ये रहेगा। पर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, तब लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लेता हूं, देखिएगा। हम सुन नहीं पाए थे, बताइए बताइए क्या रहा है? ओके, बी सी डी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, डी ऑप्शन, ठीक है ठीक है। मैं पूछूंगा आप लोगों से एक्सप्लेनेशन, जो भी बताना चाहें रेडी रहिएगा। और लोग बताइए भाई। पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द अर्थ, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, रीचिंग द अर्थ सरफेस इज। तो फॉल्स मतलब बच्चों की आप इंफिनिटी से उसको बस थोड़ा सा हल्का सा उसको आगे कर देते हैं ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में फिर रिलीज करते हैं, तो ये मतलब है। तो मतलब इंफिनिटी पे उसके पास स्पीड कुछ नहीं है और फिर वो एक्सेलरेट होकर अर्थ की सरफेस पे गिरता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है ठीक है। देखिए बच्चों, आपको पहले दो ऑप्शन ना तो सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, पहले दो ऑप्शन क्यों गलत होंगे बिना कुछ देखे समझे? ये तो हो ही नहीं सकता, डायमेंशन गलत है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक चीज रखिएगा, जैसे कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस, और बहुत बार ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें वो डायमेंशन का ध्यान नहीं रखते ऑप्शन बनाते समय, तो वैसे आप एलिमिनेट कर सकते। खैर, अब इस सवाल को देखिए करने के दो, हाँ हाँ चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। चलिए बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको, क्या मेथड आप लोगों ने यूज किया? इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी को भी जीरो मानेंगे क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो वेलोसिटी जीरो है। बहुत बढ़िया, फिर क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो हाँ
यहाँ पे जब MGR, क्योंकि सर MGR होगी क्योंकि सेंटर से सरफेस तक MGR होगी। ठीक ठीक, तो सही है। जैसे यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। जब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जब फाइनल, इनिशियल तो जीरो हो गया, फाइनल में लिखेंगे तो आप हाफ mv स्क्वायर, जिस स्पीड से वो टकरा रहा होगा, और माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये बच्चों बनेगी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी एम ई एम डिवाइड बाय आर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहां से m कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 जी एम ई बाय आर, 2 जी एम ई बाय आर। ठीक है, 2 जी एम ई बाय आर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इस स्पीड से आके अर्थ से टकराएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 जी एम ई बाय आर। ठीक है, अब इसमें आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि जैसा फॉर्मूला है उस टाइप का बन जाए। तो ये देखिए जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी, तो जो स्पीड, जिस स्पीड से वो हिट करेगा अर्थ की सरफेस को, वो अंडर रूट 2 जी आर होगा। ठीक है, और कोई तरीका बच्चों किसी ने यूज किया है, या मतलब यही वाला, किसी और कुछ और यूज किया है क्या मेथड? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि आप यही वाला मेथड यूज करें। अब फॉर्मूले से भी बच्चों निकाल सकते हैं आप, है ना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर। देखो बच्चों, ये मैथ का रूल होता है, जैसे जो चीज इन्फिनिटी होती है, जैसे यहाँ पे h जो है ना वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आप पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं ना, तो h इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी पे कोई चीज जाए तो आप उसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वो न्यूमरेटर में रह गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता इन्फिनिटी। तो उसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश किया करिए। अब जैसे ये h न्यूमरेटर में जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसको मैं डिनोमिनेटर में कैसे लाऊं? तो एक ही तरीका है कि ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दें। ठीक है, थोड़ा मतलब समझने के लिए कि अगर किसी को जानना है कि फॉर्मूले से भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों ऊपर नीचे h से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाई, और इसको h से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहला वाला जो समेशन है ये 1 बाय h बन जाएगा, और ये दूसरा वाला h से h कैंसिल होके 1 बाय r बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे h से डिवाइड करेंगे तो यही जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और h अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन h जो है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, और ये देखिए बन जाएगा अंडर रूट 2g, और चूंकि ये जीरो है तो ये 1 अपॉन आर ई बस बचेगा, तो ये 1 अपॉन आर ई ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 2g आर ई। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो ये भी लिख लीजिए। सर हाँ हाँ, सर एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। सर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हाँ। सेंटर पे और अर्थ की सरफेस पर दोनों में मतलब हम्म, कैसे होगी, आप बता देंगे एक बार? सेंटर, सरफेस पे क्या होगी या सेंटर पे क्या होगी? सेंटर पे देखिए, सेंटर पे पढ़ाने के लिए ना मुझे आप बस थोड़ा सा दे दीजिए, आज ही क्लास में पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वो पढ़ाने के बाद मैं आपको सेंटर पे बता दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, आज ही की क्लास में हो जाएगा डिस्कशन, पहली क्लास में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद काफी सारे आप लोग पूछ रहे हैं, तो सेंटर पे या अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है तो फिर उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन, तो उसमें हम लोग जाने का कोई सेंस नहीं है। मैं भी आपको ग्रेविटेशनल पढ़ा दूंगा, आप सेंटर पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे। सेंटर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, उसकी वैल्यू होती है, हम लोग देखेंगे। चलिए, सर हाँ हाँ बोलिए। सर जिन लोगों का अंडर रूट जी आर आ रहा था उन्होंने एच की जगह आर रख दिया, ओके, तो तो सर हम हाँ हाँ, एच जो एच की वैल्यू रखते हैं वो हम तभी रखेंगे ना जब हम अर्थ की सरफेस के बाहर की बात कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ओके, उन्होंने h की वैल्यू को r रख दिया। नहीं सर ऐसा हाँ नहीं किया था। हाँ, क्या सोचा आप लोगों ने? जो है वो मतलब एच जो है वो इंफिनिटी जा रहा है तो एच को जीरो करके कर लिया था। ओके, तो h तो जीरो पॉसिबल नहीं है ना, h को आप जीरो करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, और इन्फिनिटी से रिलीज किया तो हाइट एक्चुअली अर्थ की सरफेस से मेजर करते हैं, तो वो होगा। जिन लोगों ने r ले लिया वो भी गलत है, क्योंकि r तो सेंटर से है ना, अर्थ की सरफेस से कितना हाइट है वो h होता है, तो r लेना भी गलत है। तो तो 1/h को जीरो ले सकते थे ना? 1/h को जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर।
बच्चों एक बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा देखिए पढ़िए तुरंत जवाब दीजिएगा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन। ऑलवेज नेगेटिव। यस हाँ बिल्कुल ऑलवेज नेगेटिव। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है ना बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव मतलब होती बात सही बात है, अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव रहेगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी तो जीरो। ठीक है, तो लेकिन जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है सबसे एक्यूरेट यही है, बी ऑप्शन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी ऑलवेज नेगेटिव। तो दोनों हो सकते हैं ना, जीरो और नेगेटिव। जीरो एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं एब्सोल्युटली, जीरो जब इनफाइनाइट सेपरेशन है और नेगेटिव। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, स्केप वेलोसिटी। एक 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 और बहुत आसान सा सवाल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट। ऑप्शन ए इंफिनिटी। ओके कुछ लोग बी भी कह रहे थे बच्चों, बी का ए ऑप्शन सही है, बी नहीं होगा, बी गलत है। अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम पोटेंशियल, अच्छा इन्फिनिटी जो बोल रहे हैं उनका क्यों इन्फिनिटी क्यों है आंसर, इन्फिनिटी क्या है? जीरो हो जाएगा, नेगेटिव से बड़ी होगी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जो है जीरो होती है, बाकी कहीं फाइनाइट डिस्टेंस होगी तो हमेशा हाँ निगेटिव आएगी, तो हाईएस्ट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। तो ए आंसर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी। चलिए बच्चों ये सब नोट करने के बाद अगली हेडिंग डाल दीजिए, स्केप वेलोसिटी। कोई आप में से बताना चाहे कि एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड क्या होती है, कैसे? हाँ सर ऐसी हाँ वेलोसिटी मिनिमम से वेलोसिटी भी चाहिए होती है इससे बाहर, अर्थ से बाहर जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, मिनिमम स्पीड। हाँ हाँ मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जो कम से कम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्केप स्पीड कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने कुछ v स्पीड दे दी इस पार्टिकल जिसका मास m है और अर्थ की सरफेस से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए मैं पहले डिराइव कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी कंडीशंस। मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे पार्टिकल है और हम v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं और कंडीशन ये है कि इसको वापस नहीं लौटना चाहिए, मतलब ये जाके इंफिनिटी पहुंच जाए। इंफिनिटी पे ही क्यों सर? क्योंकि इंफिनिटी वो डिस्टेंस है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी डिस्टेंस इंफिनिटी से पहले वहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जब इंफिनिटी हो जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकली। तो हमें इतनी स्पीड देनी है कि वो इंफिनिटी चला जाए और कभी लौट कर वापस ना आए। तो यहाँ पे बच्चों फिर से एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ई इनिशियल बराबर लिखेंगे ई फाइनल, ठीक है। और ई इनिशियल में लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। और फाइनल में देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं, और चूंकि इसको बस उतनी ही स्पीड दे रहे हैं कि जस्ट इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पहुंचने के बाद इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां से बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू बराबर जी एम ई अपॉन आर ई। तो टू बच्चों उधर भेज दीजिए तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई, ये इसी को लिख देंगे अंडर रूट टू जी आर ई। बच्चों ये अभी एक सवाल किया था जिसमें सेम रिजल्ट आ रहा था, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या इस चीज को? पिछला एक सवाल किया था जिसमें ये अंडर रूट टू जी आर ई रिजल्ट आ रहा था, तो क्यों मतलब ये वो क्या स्पीड थी? वो स्पीड वो थी जहां से आप अगर आप इंफिनिटी से पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर देंगे तो अर्थ पे आके इतनी स्पीड से टकराएगा, तो अगर आप अर्थ से इतनी स्पीड दे देंगे तो जस्ट इंफिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कहलाती है स्केप स्पीड अंडर रूट टू जी आर ई। लिख लीजिए बच्चों इसको। हेडिंग क्या देंगे? एस्केप स्पीड।
डन है क्या बच्चों ये √2GRE? पिछले क्वेश्चन में जरा सेकंड मेथड का दोबारा बता दीजिए। ओके सर हाँ सर ऐप पे लाइव नहीं चल रहा है अभी भी। अभी भी लाइव नहीं हो रहा है, हाँ सर। देखता हूँ ये लोग। हो गया सर। ठीक है सर हाँ भैया जब तक बारिश का मौसम है अगर लाइट करवा दूं क्लासेस पता नहीं पड़ता कौन सी सेशन कब बारिश हो जाए। ठीक है। अब पता नहीं वो लोग लाइव करने का शायद इसलिए कम वो करते हैं क्योंकि फिर आप लोग सेंटर्स पे नहीं आएंगे, फिर लाइव ही हो जाएगा, तो इस वजह से बस बारिश के मौसम में करवा दीजिए। ठीक है। यस सर। तो v बराबर √2GRE, ये इतनी स्पीड से अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। बच्चों इसमें एक थोड़ी सी कुछ और चीजें आप लोग को ध्यान रखने वाली हैं। अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें E इनिशियल बराबर E फाइनल, तो फाइनल में ना काइनेटिक बच रही है और ना पोटेंशियल बच रहा है, तो फाइनल पूरी जीरो है। इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ½ mv² है और जो पोटेंशियल है वो -GMEM/RE है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की प्रोजेक्ट करते समय वो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। मतलब कहने का कि जैसे यहां पे मान लीजिए पार्टिकल के पास सरफेस में पार्टिकल के पास -5 जूल एनर्जी है। ठीक है, एक समझाने के लिए रहा हूं कि कोई पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस पे रखा है, उसके पास -5 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो देनी होगी वो +5 जूल देनी पड़ेगी, तब जाके पार्टिकल इंफिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी का सम 0 है। ठीक है, तो अगर आप पार्टिकल को चाहते हो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाए, इंफिनिटी चला जाए, वापस लौट के ना आए, ठीक है, तो आपको नेट एनर्जी के सिस्टम को एटलीस्ट 0 करना पड़ेगा। 0 से ज्यादा कर देंगे, है ना, कुछ पॉजिटिव में ले जाएंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट 0 करेंगे तब जो है सिस्टम टूट जाएगा, यानी फिर वो वापस अर्थ के पास पार्टिकल नहीं आएगा, वो सिस्टम पार्टिकल और जो अर्थ है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो एनर्जी जो आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी पार्टिकल को ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाए, वापस ना आए, या अर्थ और पार्टिकल दोनों अलग अलग हो जाए, वो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितना उनके पास निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी। तो निगेटिव में मान लीजिए 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी +5 जूल देनी पड़ेगी ताकि वो वापस लौट के अर्थ की सरफेस पे ना आए। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जितना निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही आप काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, तो अर्थ तक वापस लौटकर कभी नहीं आएगा पार्टिकल। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इसमें अगर कोई चीज पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं इसको और थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं इसके। ठीक है, बदल रहा हूं स्लाइड, बदल दूं स्लाइड? ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों जो ध्यान में रखनी चाहिए कि स्केप स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाता हूं। स्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन मास m एंड रेडियस r ऑफ द प्लैनेट। जैसे आप अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। मून के सरफेस से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मून के मास और रेडियस ऑफ मून पे डिपेंड करेगा। पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। हम लोग कई बार होता है ना स्केप स्पीड का फॉर्मूला एकदम याद कर लेते हैं √2GRE, लेकिन ये तभी वैलिड है जब आप सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये तभी वैलिड है जब आप सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी डेप्थ में, अर्थ की डेप्थ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं होगा, या अर्थ के सेंटर से प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये तभी वैलिड है जब आप अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर सवालों में चूंकि अर्थ के सरफेस से ही या प्लैनेट के सरफेस से ही प्रोजेक्शन होता है, इस वजह से आप VE बराबर √2GRE आप यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर वो मान लीजिए कह दे कि नहीं, डेप्थ r/2 से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बताइए स्केप स्पीड कितना होगा? तो फिर उसमें आपको उस केस में डेराइव करना पड़ेगा, फिर फाइनल 0 करना पड़ेगा और इनिशियल में आपको लिखना पड़ेगा इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक। ये तो सरफेस से है तो आप हमेशा यूज कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल के पोजीशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है ऐसा नहीं है। अगर आप सरफेस के अंदर से करेंगे तो अलग होगा, अगर आप सरफेस के बाहर से करेंगे कि एक जो है हाइट
r/2 से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सच दैट वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये तभी वैलिड है जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सरफेस। तो हर एक पोजीशन के लिए एस्केप स्पीड अलग अलग आएगी। चूंकि सवालों में ज्यादातर सरफेस से ही प्रोजेक्शन होता है, तो हम लोग के लिए फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा बेनिफिशियल है। एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज किस पे नहीं डिपेंड करती? मास। ठीक है, जिस चीज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप रॉकेट प्रोजेक्ट करिए, एक छोटा सा पत्थर प्रोजेक्ट करिए, आइडियल केस सिनेरियो, मतलब जब कोई भी एयर ड्रैग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमें सेम अमाउंट ऑफ स्पीड देनी पड़ेगी, सेम एस्केप स्पीड देनी पड़ेगी। शायद तुम लोगों को बच्चों याद हो, अर्थ की सरफेस से एस्केप स्पीड कितनी आती है अगर हम ये सारी वैल्यूज रख दें, 6400 किलोमीटर और 11 पॉइंट, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर आप इतनी स्पीड से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर देंगे, तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे हम लोग जनरली डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं कि भाई एक पार्टिकल है और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड से, बट आप ऐसे प्रोजेक्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट करें या ऐसे प्रोजेक्ट करें, अगर आपने √2gr दे दी है, तो किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करें, आप सीधा प्रोजेक्ट कर दें, ऐसा प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है, पार्टिकल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस नहीं आएगा, वो स्केप कर जाएगा। तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका भी हम लोग कोई ध्यान नहीं रखते हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। हर एक एंगल के लिए सेम स्केप स्पीड होगी। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स किन पे डिपेंड करता है, किन पे नहीं डिपेंड करता, आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, लिख लीजिए जल्दी से। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे फिर। लिख लिया सर। सर जी अभी नहीं लिखे सर। सर बोलिए बोलिए। अभी नहीं हुआ, लिख लिया सर। ठीक ठीक, जो लोग हाँ जो लोग नहीं लिख पाए लिख लीजिए, फिर सवाल करते हैं इस पे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर ब्लैक होल का कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? हाँ सर। देखिए, ये कहते हैं जो उसका कोर होता है, वहां से, अभी मैं इसमें एक सवाल कराऊंगा आपको, वहां से, तो सर सिंगुलैरिटी है क्या? हाँ वो ठीक है, बट जो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग में कि अर्थ, मतलब उसमें से स्पीड ऑफ लाइट भी जो है स्केप नहीं कर पाती, इतना स्ट्रॉन्ग उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है। क्या क्या स्पैगेटिफिकेशन हो जाता है सर। क्या क्या हो जाता है? सर स्पैगेटी की तरह बन जाती है अगर कोई बॉडी उसके अंदर जाती है। बिल्कुल स्फैगेटी बन जाती है। उसका कारण ये है कि सेंटर पे बहुत तेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। अर्थ में क्या रहता है कि आप बहुत ऊपर जाओ, कई किलोमीटर ऊपर जाओ, तो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आपको जी में मिलेगा। ब्लैक होल के अराउंड क्या होता है कि बहुत कम, मतलब आप कुछ सेंटीमीटर पे जाओगे तो जी में सिग्निफिकेंट चेंज आता है। जैसे मान लो मैं, ये जो हम लोग सरफेस पे खड़े हैं, अर्थ अगर ब्लैक होल होती, तो जैसे मेरी हाइट मान लीजिए है 6 फीट है, तो 6 फीट में वो चेंज हो जाएगी। नीचे मान लीजिए कुछ 2G वैल्यू है और सर पे आते आते कुछ 4G हो गया है वो, ठीक है, तो आप कंप्रेस हो जाओगे ना, नीचे किसी और एक्सेलरेशन से आप गिर रहे हो, मतलब नीचे ज्यादा एक्सेलरेशन है, ऊपर कम एक्सेलरेशन है, पैरों के पास मान लीजिए 4G है, ऊपर 2G है, तो पैर ज्यादा तेज खींचेंगे नीचे और जो सर है वो कम उससे खींचेगा, तो आप मतलब बहुत दर्दनाक परिस्थिति हो जाती है वहां पे। तो इसलिए थोड़ा सा डेंजरस है। अगर अर्थ ब्लैक होल होता तो सन वेपराइज हो जाता। सर नहीं सर, अर्थ ये वो ब्लैक होल जो अर्थ का बनेगा सर वो वेपराइज ही हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सर वो बहुत इंटरफेरेंस करना पड़ता है सर, तो उससे
तो वो बहुत छोटा बनेगा और वो इतना छोटा बनेगा उसका फोर्स ना के बराबर होगा जिसकी वजह से वो वेपराइज हो जाएगा। फोर्स ना के बराबर होगा? फोर्स मतलब सर बहुत छोटा हो तो वो उससे फोर्स को खींच सकता है ना, एक नॉर्मल सुपरनोवा ब्लैक होल वो हाँ। उस फोर्स से नहीं खींचता है। ओके, इसलिए जनरली स्टार्स दे टर्न इनटू ब्लैक होल। प्लैनेट्स का मुझे नहीं पता कि प्लैनेट्स ब्लैक होल में टर्न होते नहीं, स्टार्स हो जाते हैं क्योंकि उनका एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लिख लिया है बच्चों आप सभी ने? यस सर। चलिए, यस सर। हाँ अब ये एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आएगी चीजें। ये जो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया एस्केप स्पीड और जो पिछला कॉन्सेप्ट है, उन दोनों का कंबाइंड सवाल है। गड़बड़ नहीं करिएगा, आराम से समय लीजिए, सॉल्व करिए। इंटरस्टेलर पिक्चर देखिए बच्चों आप लोगों ने, इंटरस्टेलर। देखिए सर, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ओके। सर वही जिसमें कूपर फोल्डिंग में फंस जाता है ब्लैक होल में। हाँ हाँ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। सर वो मूवी देख ली? वो मूवी अगर मतलब देखिए, मैं देखा था उसको जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं हॉल में जाके देखा था क्योंकि जो उसका डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन उसकी मुझे मूवीज उसकी ज्यादा समझ नहीं आती, पर मेरा एक दोस्त था वो बहुत बड़ा फैन था, तो वो हम लोग को ले गया और हम लोग देखे। फिर मुझे उसका विकिपीडिया पेज पढ़ना पड़ा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, फिर समझ में आया। लेकिन जो उसमें, हाँ हाँ, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी बात बच्चों आप देखें, खैर ठीक है वो उसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वो सब ठीक है, लेकिन उसका इमोशनल आप अगर देखें आप एंगल, तो कितना बड़ा यूनिवर्स है ना, क्या क्या चीजें हैं उसमें, प्लेनेट अर्थ है उसमें, फिर हम लोग हैं, तो उसमें समझ में आता है कि मतलब हम लोग जो, जैसे हम लोग की आइडेंटिटी बहुत छोटी है ना यूनिवर्स के सामने, और यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत अजीब सा है, तो वो इमोशनल थोड़ा सा उसका मुझे सही लगा। ऑप्शन बी आएगा, R/15। यस सर। चलिए चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। Particle is projected vertically upward from the surface of the earth with a speed equal to 1/4 of the escape velocity। तो escape velocity बच्चों होती है √2gre और उसके 1/4 से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा और बराबर होना चाहिए √2gh डिवाइडेड बाई 1 + h/re। अब मुझे बताइए बच्चों, आपने यही फॉर्मूला यूज किया या आप लोगों ने कुछ और अलग सोचा है? आप बता सकते हैं, या एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, जैसा आप कहेंगे वैसे सॉल्व कर लेंगे। सही वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से कहेंगे तो मैं उससे भी सॉल्व कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2gre डिवाइड बाय 16 बराबर 2gh डिवाइड बाय 1 + h/re। अब 2 से 2 g कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका re/16 और आ जाएगा 1 + h/re बराबर h, मल्टीप्लाई कर देंगे तो re/16 और प्लस h/16 बराबर h, तो बच्चों h माइनस h/16 तो 15h/16 बचेगा इधर, और re/16 ये कैंसिल करिएगा तो h बराबर re/15 ये आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग का भी आया था कि बेटा बी ऑप्शन? यस सर, ये सही है। ठीक है, सबने ऐसे ही सॉल्व किया था, कुछ और तरीका यूज किया, क्योंकि और भी मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, अगर कुछ और यूज किया हो तो आप वेरीफाई करा लीजिए कि सही है या गलत है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, उसको आप मतलब देखो बच्चों जो फॉर्मूला बता रहे हैं आप यहाँ पे v की जगह वी रख देंगे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो वो बन जाएगा जो कह रहे हैं, लेकिन ठीक है इतना ये भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए बच्चों। सर एस्केप वेलोसिटी इक्वेटर पे अपोल भी सेम है। बढ़िया सवाल बच्चों, क्या कहते हो आप लोग? इन्होंने कहा है कि सर क्या एस्केप स्पीड जो है वो आप क्या कहते हैं? अच्छा हम केवल शेप का ध्यान रखते हैं, है ना, ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से है, ओवल है। इन्होंने एक सवाल पूछा कि सर अगर हम पोल से फेंके पार्टिकल को, इक्वेटर से फेंके पार्टिकल को, तो आप बस ये बताइए बच्चों किसमें एस्केप स्पीड ज्यादा होगी, किसमें एस्केप स्पीड कम होगी, जो भी आपको लग रहा हो थॉट प्रोसेस।
पे ज्यादा होगी एस्केप स्पीड और इक्वेटर पे कम। पोल पे ज्यादा होगी। पोल पे ज्यादा होगी, कारण क्या है? ग्रेविटी मैक्सिमम है, ग्रेविटी मैक्सिमम। पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम। दोनों बराबर ही होंगे। दोनों बराबर दोनों को बराबर होगा क्योंकि आप सर रोटेशनल मोशन भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम केवल शेप पे बात करें, हम ऐसा मानते हैं कि रोटेशन कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा चीजें और अजीब सी हो जाएंगी, तो रोटेशन अपन नहीं कंसीडर करते, केवल शेप के आधार पे आप बताइए। ऐसा मान लीजिए कि रोटेशन नहीं हो रहा है, केवल शेप के आधार पे बताइए कि पी और ई में कहां पे स्पीड, एस्केप स्पीड ज्यादा होगी। पोल पे दोनों तरफ बराबर होने से क्योंकि पोल पे जी का फैक्टर आ रहा है ना सर, तो जी कैसे हो जाएगा? पोल पे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई इसमें डिस्कशन करना चाहेंगे सर, नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों पोल पे ज्यादा होगी, कारण ये है कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल ज्यादा है, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी है। तो या आप यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला भी निकालना चाहो स्केप स्पीड का, एक सेकंड बच्चों, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आएगा ना स्केप स्पीड का, ठीक है। तो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पे ज्यादा है, तो इक्वेटर पे स्केप स्पीड कम होगी, पोल पे स्केप स्पीड ज्यादा होगी। तो स्केप स्पीड एट पोल, स्केप स्पीड एट पोल इज मोर देन स्केप स्पीड एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है, ये होगा। अब अगर रोटेशन को भी कंसीडर करेंगे तो फिर चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी कंक्लूड करना, क्योंकि जी इफेक्टिव यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी जी इफेक्टिव कम है, नहीं फिर पोल, पोल पे ही ज्यादा होगी। अगर आप रोटेशन को भी कंसीडर कर लेंगे तो ही पोल पे ही ज्यादा होगी, क्योंकि फिर रोटेशन कंसीडर कर लेंगे तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू थी उससे और कम हो जाएगी जी की वैल्यू, ठीक है। तो यहां और इजिली वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे चूंकि अर्थ का रेडियस भी कम है और रोटेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो बच्चों एकदम क्लियर विनर पोल होंगे। तो स्केप स्पीड एट पोल इज मोर देन स्केप स्पीड एट इक्वेटर। बच्चों एक और सवाल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करिएगा, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ओके ठीक है बच्चों, अगला सवाल, velocity given to an object from the surface of the earth is n times the escape velocity, then what will be its residual velocity at infinity? Residual velocity means जो वेलोसिटी इंफिनिटी पे भी जाके बचेगी उसके पास, बोलिए। n टाइम्स हम लोगों ने दी है और आपको बताना है रेसिडुअल वेलोसिटी एट इंफिनिटी कितनी होगी। और आपका आंसर बच्चों वीई के टर्म्स में कर देना आप, स्केप जहां पे वीई जो है वो स्केप स्पीड है, तो वीई के टर्म्स में कोशिश करिए कि आंसर आ जाए तो अच्छा है। एनर्जी कंजर्वेशन होगा अगर आप क्लियर पूरा फाइनल वीई, हाँ अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 वी ई। ओके सर अंडर रूट n माइनस 1 वी स्क्वायर, वीई स्क्वायर नहीं, वीई होगा ना, अंडर रूट एन माइनस वन वीई है ना। हाँ सर वी होगा सर, स्क्वायर से स्क्वायर वो अंडर रूट आ जाएगा ना, हाँ 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 वी होगा, वी अंडर रूट n माइनस 1। हम्म।
चलिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं और किसी को कुछ डाउट हो कि सर ये ऐसा कैसे लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, तो आप पूछ सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। चूंकि आप n टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड दे रहे हैं तो इन्फिनिटी पहुंचने के बाद भी पार्टिकल के पास कुछ स्पीड होगी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में मान लेते हैं वो स्पीड v है, तो हाफ mv² आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई होगा और प्लस हाफ m, और चूंकि n टाइम्स एस्केप स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एन वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चों, m से तो पहले आप m हटा दीजिए, ये बन जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर बाई टू बराबर वी स्क्वायर बाई टू। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो माइनस टू जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, और इधर चला जाएगा प्लस एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना चाहिए, अगला स्टेप थोड़ा सा मदद करिए भाई, क्या कर देना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? ये सर 2g e अपॉन उसको v स्क्वायर ले लेना चाहिए एस्केप वेलोसिटी को। हाँ हाँ बिल्कुल, वी ई जो होता है बच्चों अंडर रूट टू जी आर ई होता है, यानी अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। तो अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई, तो ये आपका वी ई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ माइनस ऑफ वी ई स्क्वायर प्लस वी ई स्क्वायर प्लस वी ई स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से आप वी ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन बराबर वी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वी ई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन बराबर वी। तो ये स्पीड बनेगी, अगर आप रेजिडुअल स्पीड जो होगी वो ये होगी अगर आप उसको n टाइम्स ऑफ स्केप स्पीड से फेंकेंगे। किसी का आया था बच्चों ये आंसर, मैच हुआ था क्या? यस सर यस सर। गुड गुड गुड। तो मैं यही बोल रहा था, मतलब इधर वाले पर्टिकुलर रूट में लेके तो नहीं बोला था बी स्क्वायर ब्रैकेट में सर अभी रुक जाइए, नोट कर लें। लेकिन जरा आप इसका की बना कर बैठे जाओ। तो लेकिन इतना नहीं हटाना वर्ड। वी ई स्क्वायर नहीं आएगा ना, वी ई आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो फिर डायमेंशनली सही नहीं रहेगा ना। मैं पूरे को अंडर रूट में लिया था ना उधर से लेने के बाद। मुझे लगा क्या वी ई का आंसर, पूरे को ये बाहर नहीं माना था लेने में। ठीक है, सही आ रहा था तुम्हारा। हम्म, सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो की नहीं हुई। क्या 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 कह रहे हैं, फिर से बोलिए। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो की नहीं हुई। हाँ, क्योंकि इन्होंने देखिए पूछा है ना, देन व्हाट विल बी इट्स रेसिडुअल वेलोसिटी एट इंफिनिटी। रेसिडुअल वेलोसिटी एट इंफिनिटी मतलब v की वैल्यू कुछ है इंफिनिटी पे जाके, रेसिडुअल मतलब कि बची हुई स्पीड एट इंफिनिटी कितना होगा, तो इसलिए फिर हाफ एम वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जीरो नहीं लिख सकते। अगला सवाल कराऊं बच्चों? Then sir, ठीक, तो इसलिए शर्ट ब्लैक बैक कर दीजिए। हाँ ये कर लीजिए सवाल, फिर मैं लगा दूंगा स्लाइड।
अगर अर्थ को कंप्रेस करना है सच दैट लाइट भी उससे एस्केप ना कर पाए, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए अर्थ की? कैलकुलेशन होगा बच्चों इसमें थोड़ा सा। Mass of 6 into 10 raised to 24 is to be compressed in a sphere in such a way that escape speed from its surface is 3 into 10 raised to 8. What should be the radius of the sphere? Sir, 8 mm. 8 mm approx? Okay. Yes, sir. नाइन एम एम आ रहा है सर। Okay. A option. Okay. यस सर। सर ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको अप्रोक्स 1 मान लिया अगर, और 7 16 26 सर, सर आपने आर का स्क्वायर क्यों लिया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ बिल्कुल 2 GME अपॉन RE, बिल्कुल RE स्क्वायर नहीं होगा। हाँ अब बन जाएगा बच्चों। अब तुम्हारा ये बचेगा, ये मिलीमीटर का ऑर्डर आएगा। पहली बात तो 10⁻³ है, और ये 8.8 आएगा। हाँ मतलब 3 से कैंसिल करेंगे 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो 8 से ऊपर एक ही ऑप्शन बच्चों 9 mm, ठीक है। 8 से हल्का सा ऊपर आएगा, क्योंकि इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8, तो बिल्कुल अप्रॉक्स 9 mm आ जाएगा। चलिए बिल्कुल बच्चों, इसका एक और बढ़िया, हाँ हाँ चलिए एक कॉन्सेप्ट तब तक डिस्कशन करते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं लिखिए। बच्चों मून के सरफेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, कारण क्या है? मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर ना होने का कारण कोई बताना चाहे? स्केप स्पीड से ही रिलेटेड है। ठीक, ओके, और कोई कुछ बता सकता है बच्चों? ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन मिल गया। मून, क्वेश्चन ये है कि मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट क्यों नहीं?
इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि एटमॉस्फेयर को रोके रखे। एटमॉस्फेयर जो गैसेस है उनको रोक देता है। यस सर, यस एटमॉस्फेयर पर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मान लीजिए पार्टिकल हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हाँ हाँ बोलिए। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा होती है इसलिए वेलोसिटी से मून पे। बहुत बढ़िया। जो पार्टिकल्स की स्पीड है, जिस स्पीड से वो रैंडमली मूव करते हैं, वो स्पीड एस्केप स्पीड से ज्यादा होती है। एस्केप स्पीड से स्पीड कैसे ज्यादा होगी बच्चों? आप लोग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो तुम लोगों को पढ़ता होगा, थोड़ा बहुत जानते हो क्या रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल? याद होगा किसी को? बोलिए। √3 RT/m0 ऐसा कुछ आता है। तो जो मून के सरफेस पे टेम्परेचर है ना, वो इतना ज्यादा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड है वो मून की सरफेस की जो एस्केप स्पीड है उसको एक्सीड कर जाती है, इसलिए वहां पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एस्केप स्पीड से। पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो देखिए, फोर्स से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मतलब सही नहीं रहेगा। कारण क्या है कि देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो जैसे मान लीजिए मून है, तो किसी भी पार्टिकल पे ग्रेविटी रखेगा तो वो तो सेंटर पे ही लाके रखेगा ना, ऐसा अट्रैक्शन ही रहेगा। ठीक है, हाँ राइट। जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है उसका कारण यही है कि मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है पार्टिकल्स के पास कि वो अर्थ के सरफेस को रिलीज मतलब छोड़ के जा पाए। मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है। ठीक है, मून के सरफेस पे वो जो उसकी स्केप स्पीड होगी उसको एक्सीड कर जाते हैं उसके सरफेस टेम्परेचर की वजह से, इसलिए वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए एक और बच्चों सवाल देखिए, आंसर बताइए। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। नेगेटिव स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स इनिशियल स्पीड। क्योंकि सर हम आगे देखें आगे भी स्क्वायर जो माइनस के पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जरूर नेगेटिव होनी चाहिए सर। पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव, हाँ हाँ बताइए। सर हम देखें हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाँ GMM/r हाँ हाँ तो वो नेगेटिव होता है। हाँ हाँ वो वेलोसिटी वो वाली जो उसका वो निकालेंगे आंसर तो ज्यादा ही रहेगा हमेशा उससे हाफ एम बी स्क्वायर क्योंकि इसके वेलोसिटी से कम दे रहे हैं ना, वेलोसिटी से सीधे नेगेटिव ही आएगी। सही बात है। देखिए बच्चों, इसमें दो एक्सप्लेनेशन। एक तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि सर अगर आप एस्केप स्पीड से कम दे रहे हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है वो डोमिनेट करेगा, इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। जब आप एस्केप स्पीड के बराबर दे देंगे तो दोनों एनर्जी बराबर हो जाएंगे, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। अगर आप एस्केप स्पीड से ज्यादा देंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी में जाने के पास बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। बढ़िया एक्सप्लेनेशन। और एक और बच्चों एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं कि देखिए, अगर आप एस्केप स्पीड से कम दे रहे हैं मतलब जो मिसाइल है, रॉकेट है, जो भी लॉन्च किया गया है वो वापस अर्थ पे ही गिरेगा, यानी वो बाउंडेड सिस्टम है। और किसी भी बाउंडेड सिस्टम मतलब अगर वो इन्फिनिटी पहुंच गया तो अनबाउंडेड सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो जीरो या जीरो से ऊपर हो सकती है। लेकिन अगर बाउंडेड सिस्टम है, कोई चीज है फेंका आपने वापस आके गिर रही हो, बाउंडेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। पॉजिटिव या उससे ऊपर मतलब इन्फिनिटी पहुंच गया तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा मैं स्केप स्पीड के और आपको और दूसरे रिजल्ट्स भी समझाता हूँ स्केप स्पीड के। सवाल तो मेरे पास अभी, हाँ स्केप स्पीड के और बच्चों कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। एक तो स्केप स्पीड का हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा, स्केप स्पीड बराबर VE बराबर √2GRE। अब इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस करके डिफरेंट फॉर्मूला भी आपको समझाता हूँ और किन किन कंडीशंस में फॉर्मूले वैलिड होंगे वो देखते हैं। बच्चों यहां से आप बोल सकते हैं कि जो स्केप स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ के, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बच्चों दो प्लैनेट ऐसे बोल दूं कि एक प्लैनेट ए है, प्लैनेट बी है,
दोनों के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, बट दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, तो स्केप स्पीड जो दोनों के सरफेस पे होंगी वो √r से रिलेटेड होंगी। पहला रिजल्ट ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। दूसरा रिजल्ट VE बराबर √2g, तो g की बच्चों रख दूंगा वैल्यू GME/RE², और यहाँ पे RE पहले से है एक, तो एक RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्केप स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√RE के, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट के। ठीक है, इफ बच्चों ये कब बोल पाएंगे VE √RE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मास कांस्टेंट हो, मतलब दो प्लैनेट्स बच्चों मैं आपको दे दूं और बोलूं दोनों प्लैनेट्स के मासेस जो हैं बराबर हैं, पर एक का रेडियस दूसरे के रेडियस के कंपेरेटिव मतलब 3:2 का रेशियो है या 1:4 का रेशियो है, तो स्केप स्पीड का रेशियो बताइए, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, यानी स्केप स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तीसरा रिजल्ट बच्चों ये डेंसिटी के टर्म्स में है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, लिखना बंद कर लीजिए, एक टर्म थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो √2g आ रही है, ऐसे नहीं जैसे मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ की जगह आप लिख देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चूंकि स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो 4/3 πr³। ठीक है, तो यहां से देखिए RE से RE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और आप यहां से बोल सकते हैं कि जो स्केप स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ प्लैनेट या रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इफ क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए बच्चों ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है रो, तो ये V स्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की होगी इफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट लिख लीजिए। कुछ पूछना है कि सर ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, तो पूछ सकते हैं। सर ये यहाँ पर एस्केप रेट इन सब चीजें समझाया। तीनों रिजल्ट लिखने हैं और तीनों रिजल्ट में कंडीशन भी लिख लीजिएगा कब कब ये रिजल्ट्स लगेंगे। मास कांस्टेंट होगा तो क्या रिजल्ट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, और मैं तीनों के आपको एक एक सवाल अभी कराता हूं तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सा लगाना है। डन है क्या बच्चों? लिखिए लिखिए। ठीक, ओके। तीनों पे एक एक सवाल मैं लिख देता हूं, सॉल्व कर लेते हैं। चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल, ताकि आप लोग सिंपल एक बार फॉर्मूला लगा के प्रैक्टिस कर लें बस। सर स्लाइड चेंज कर देना। पूछ रहा था मैं, तुम लोग बोलते नहीं हो। लिखो जल्दी से। और सब बढ़िया है यार। हो गया सर। डीपीपी डिस्कशन होगा आज, दूसरी क्लास में होगा, बिल्कुल होगा। और सर कैसे
भी आपकी 2 क्लास है? तुम लोग फिर से फंस गए हो। हाँ भैया 2 क्लास है आज मेरी। हाँ तो सर आज के लिए और छोड़ दीजिए सर। बख्श दीजिए सर, बस बहुत हो गया फिजिक्स। गलती माफ कर दीजिए। जो भी कहा सुनी हुई है बच्चों। 2 प्लेनेट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लेनेट एक्स और प्लेनेट वाई। तो भी मतलब पाठशाला प्लेनेट एक्स और प्लेनेट वाई बच्चों, जो रेडियस है इसकी मान लीजिए 4r है और इसकी रेडियस r है। स्केप स्पीड का रेशियो आपको बताना है, मतलब स्केप स्पीड ऑफ x टू स्केप स्पीड ऑफ y कितना होगा इफ masses आर सेम। 2 प्लैनेट्स हैं x और y, उनके मासेस सेम है, स्केप स्पीड का रेशियो बताना है। पहले वाले का 1:4 ओके सर फर्स्ट वाले में 1:2 या 1:2 तीनों के कर लीजिए बच्चों, आंसर्स लिख लीजिए, फिर एक एक करके तीनों डिस्कशन करते हैं। हो गया सर। चलिए बच्चों, अगर तीनों दोनों पार्टिकल्स के मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम है, स्केप स्पीड ऑफ x टू स्केप स्पीड ऑफ y का रेशियो क्या होगा? क्या फॉर्मूला हम लोग यूज, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट आर वाई बाई आर एक्स, है ना। तो आर वाई बच्चों r है और आर एक्स जो है हमारे पास 4r है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आया क्या बच्चों तुम लोग कभी 1:2? ठीक है। अगर डेंसिटी सेम रहती है तो फिर क्या रेशियो रहता है? 2:1 सेम होता है। सेम मतलब r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो ये 2/1, तो इसका रेशियो 2:1 आ जाएगा। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स आर सेम, तो स्केप स्पीड का रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अंडर रूट r के। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, मतलब √3:√2 आ जाएगा, है ना। √3:√2 आएगा ना। ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों। तो ये स्केप स्पीड के बारे में पूरा डिस्कशन था। अगली हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ हाँ हाँ, बस ये हेडिंग डाल दीजिए, फिर आप लोग रेस्ट करके आइए, 11 बजे मिलेंगे फिर से। हेलो सर, बोलिए बोलिए। फिर से समझाना है। अच्छा अच्छा, मैं अगली हेडिंग डाल दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ जिनको ये समस्या है। देखिए मैंने आपको तीन कंडीशन, मैं एक मिनट समझा देता हूँ, फिर किसी का डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। 3 कंडीशन देखिए मैंने आपको बताई है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 2 प्लैनेट्स इज कांस्टेंट, तो उनकी सरफेस पे जो एस्केप स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस। ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर दोनों के मास कांस्टेंट है, प्लैनेट्स के मास कांस्टेंट है, मतलब मास दोनों के बराबर है प्लैनेट्स के, तो स्केप स्पीड जो है वो 1/√r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है प्लैनेट्स के, मतलब दोनों प्लैनेट्स के, 2 प्लैनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी डेंसिटी सेम है, तो स्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। अब सवाल देखते हैं, आइए। तो पहला सवाल मैंने आपको बोला है दोनों के मासेस सेम है। मासेस सेम के लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है कि स्केप स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस। तो यहां पे देखिए Vx/Vy, चूंकि रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Ry/Rx हो जाएगा। Ry की वैल्यू देखिए r है और Rx की वैल्यू 4r है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/2 आ गया। दूसरे सवाल में डेंसिटी सेम है, तो जब डेंसिटी सेम है तो मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा तो दोनों का रेशियो जो Rb/Ra 2 है,
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो VEB बाई VEA जो होगा वो RB बाई RA होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और उसकी वैल्यू 2/1 है, तो इनका भी रेशियो 2:1 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन कि दो प्लैनेट्स हैं जिनके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, ठीक है, और रेडियस का रेशियो जो है दिया हुआ है 3:2 है, तो एस्केप स्पीड का रेशियो बताइए। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो एस्केप स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टू रूट ऑफ रेडियस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस, तो VEB बाई VEA जो होगा, VEB मतलब एस्केप स्पीड एट B टू एस्केप स्पीड एट A, इट विल बी इक्वल टू RB बाय RA, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के, इस वजह से। तो RB बाई RA का देखो रेशियो 3:2 है, तो यहाँ पे √3:√2 हो जाएगा। बोलिए बोलिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या डालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बाय बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। बता देंगे अभी सर। थैंक यू दूसरे वाले क्लास में पूछ लोगे क्या? बाय बाय बाय। क्या क्या? आज का डिस्कशन पेपर में आएगा? नहीं 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 नहीं, आज का नहीं आएगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक आएगा, ठीक है। मेरे स्किन ब्राइट, अरे भैया कुछ ब्राइट नहीं है भाई, ये लाइट वाइट की वजह से थोड़ा सा है, बिल्कुल नहीं। हाँ नेक्स्ट क्लास में पहले डीपीपी करा दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, डीपीपी लास्ट में कर लेंगे, आधा घंटा पढ़ लेंगे फिर डीपीपी कर लेंगे। चलिए रो मल्टी, ये वॉल्यूम है बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए जिनको कुछ और पूछना है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, पूछ लीजिएगा। ठीक है सर।